कालकूट अपनी भयावह चुप्पी के लिए शापित था। यह चुप्पी हर बीतते दिन के साथ गहरी होती जा रही थी। गांव के केंद्र में सदियों से सूखा पत्थर का बना अंधा कुआं था। पिछले 3 महीनों से ये कुआं गांव के लोगों को एक एक करके रहस्यमय ढंग से खींच रहा था। हर अपहरण की रात हवा में एक घिनौनी सड़ी हुई मांस की गंध फैल जाती थी। एक काली अमावस की रात थी जब दरवाजे पर अचानक जोरदार और अनियमित दस्तक हुई। इतनी रात को कौन होगा? ये दस्तक इंसान की नहीं लगती। लगता है आज फिर गांव में कुछ बहुत बुरा हुआ है। रुको, दरवाजा मत खोलो, मैं खिड़की से देखती हूँ। रोहित, मेरी रीढ़ की हड्डी में दर्दनाक सिहरन हो रही है। मुझे वहीं सड़ी हुई नमकीन गंध फिर से महसूस हो रही है, जैसे कोई हजारों साल पुरानी लाश अभी अभी जमीन से निकाली गई हो। रोहित ने अपनी लोहे की छड़ीली ढीघी उठाई और दरवाजा खोला। सामने गांव का चौकीदार बंसीलाल खड़ा था। उसके कपड़े फटे थे और आंखें इतनी फैली हुई थीं मानो अभी बाहर निकल आएंगी। वह सांस नहीं ले रहा था, बल्कि अजीब सी घरघराहट की आवाज निकाल रहा था। बंसीलाल हांफते हुए बोला, रोहित, भागो। इंस्पेक्टर दयाल और मैं कुएं के पास गए थे। वह अब बोल नहीं पा रहे हैं। उनकी आंखें एक अप्राकृतिक लालिमा लिए हुए बस अमावस के आसमान को फाड़कर देख रही हैं। क्या देखा? क्या कोई शव था? बताओ बंसीलाल, कहीं यह फिर से उस निशानी का काम तो नहीं जिसकी बात जसोदा माई करती है? शव नहीं, कुछ और। इंस्पेक्टर दयाल की टॉर्च कुएं के मुंह से 20 फुट नीचे हवा में लटकी हुई थी और उस कुएं के मुंह से एक पतला काला कीचड़ से सना हुआ हाथ बाहर निकला था। हाथ की उंगलियां असामान्य रूप से लंबी थीं और नाखून टूटी हुई हड्डियों की तरह लग रहे थे। बंसीलाल, यह सब तुम्हारे दिमाग का वहम है। कोई हाथ नहीं, कोई प्रेतनी नहीं, यह कोई जंगली जानवर होगा। हमें तर्क से सोचना होगा। रोहित बंशीलाल और गांव वालों को साथ लेकर कुएं की ओर चल पड़ा। थोड़ी ही देर में वे सब कुएं के पास पहुंच गए। कुएं के पास का दृश्य रूह कंपा देने वाला था। इंस्पेक्टर दयाल कुएं की मुंडेर से चिपके हुए पत्थर की एक क्रूर मूरत की तरह खड़े थे। उनकी खुली आंखें बेजान थीं। उनके चेहरे पर एक जमी हुई मूक चीख थी। उन्होंने अचानक अपनी गर्दन को तीव्र गति से घुमाया। इंस्पेक्टर, आप ठीक हैं? क्या हुआ आपको? निशान छूट गया। कालकूट का निशान। प्रेत आ गया, प्रेत गया। गांव छोड़ दो, गांव छोड़ दो। उनकी आंखें अचानक अंगारे की तरह लाल हो गईं।
और उन्होंने जोर से एक कर्कश भयानक हंसी शुरू कर दी जो बिल्कुल ही शैतानी लग रही थी। यह मानसिक सदमा है, इनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। हमें जल्दी से वृद्धा जसोदा के पास चलना चाहिए, केवल वही इस गांव की सबसे पुरानी परतों को जानती हैं। वे तीनों वृद्धा जसोदा की टूटी हुई काई लगी झोपड़ी में पहुंचे। जसोदा माई अपनी पुरानी खाट पर लेटी थी। जसोदा गांव की सबसे बुजुर्ग और रहस्यमय बुढ़िया थी। अरे ओ यशोदा माई, माई बाहर आइए, आपसे कुछ काम है, जल्दी बाहर आवा माई। माई, कालकूट पर काल आ गया है। कुएं के पास वहां जीवन नहीं, बस मौत का अंधेरा है। काल, यह काल नहीं है बेटा, यह 5 दशकों का इंतजार है। यह न्याय का प्रतिशोध है। उस कुएं में एक प्यासी गर्भवती आत्मा है। वैद्य रतिपाल की पत्नी अब अपनी गर्भ पीड़ा का खून मांग रही है। माई, झूठ मत बोलो, हमें डराओ मत। क्या हम उस प्रेत शक्ति से बच सकते हैं? बंसीलाल, तुम हमेशा डरपोक थे। यह प्रेतनी नहीं, प्रेत पत्नी है, वैद्य की पत्नी ललिता, जिसे पूरे गांव की क्रूर चुप्पी ने अंधेरे कुएं की गहराई में जिंदा तड़पते हुए दफन कर दिया था। वह अब अपनी प्रेत शक्ति से गांव की आत्माओं को खींच रही है। वह कुआं उसकी आत्मा के नरक का द्वार है। तो उसे शांत कैसे करें? माई तर्क से परे, क्या कोई प्राचीन उपाय या कोई मंत्र है? उपाय है, पर वह असंभव है। वैद्य ने पीपल की जड़ से बना एक ताबीज़ पहना था। वह ताबीज़ कुएं की सबसे गहरी अंतिम सीढ़ी पर दबा हुआ है। अगर वह रक्त रंजित ताबीज़ वापस नहीं मिला तो अगली अमावस को गांव का आखिरी चिराग बुझ जाएगा। रोहित ने अपनी आंखें बंद की और एक लंबी सांस ली। उसने फैसला किया कि वह कुएं में मौत से सामना करने उतरेगा। सभी लोग कुएं के पास आ गए। रोहित ने फैसला कर लिया था कि वह ताबीज लेने के लिए और गांव वालों को उस आत्मा से बचाने के लिए कुएं के अंदर जाएगा। रोहित, ये आत्महत्या है। उस कुएं से भयानक आवाजें आती हैं। उसके अंदर जाने का मतलब है मौत के मुंह में जाना। मुझे जाना होगा बंसीलाल। अगर मैं नहीं गया तो हम सब मार दिए जाएंगे। तुम और माधवी रस्सी को अपनी जान से ज्यादा मजबूती से पकड़ना। मैं नीचे की सड़ी हुई लाश और गंध की सच्चाई देख कर आता हूं। रोहित, मुझे वादा करो, अगर तुम्हें कोई खतरा महसूस हो तो तुरंत वापस आ जाना। इस प्रेत के लिए अपनी जान दांव पर मत लगाना। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। रोहित ने टॉर्च ली और कुएं में उतरने लगा। जैसे जैसे वह नीचे गया, हवा धीमी होती गई और सड़ी हुई गंध
तेजाब की तरह आंखों में चुभने लगी। यहां गहरा अंधेरा है। पानी बिल्कुल नहीं है, लेकिन दीवारों पर सूखे हुए खून के निशान हैं। और मुझे लगता है कोई मेरी सांस के साथ सांस ले रहा है। अचानक रस्सी पागलों की तरह हिली। एक खुरचने की आवाज आई। रोहित, क्या हुआ? कोई आवाज नहीं आ रही। जवाब दो। रस्सी ढीली हो गई। वो अब जवाब नहीं दे रहा है। माधवी ने हिम्मत करके साहस जुटाया। उसने और बंसीलाल ने रस्सी को जान की बाजी लगाकर खींचना शुरू किया। थोड़ी देर बाद रोहित बेहोश और कीचड़ से सना हुआ ऊपर आया। उसके हाथ में पीपल की जड़ का बना मिट्टी और सूखे खून से लिपटा एक ताबीज था। अब तुम सब मेरे हो। मैं कालकूट को फिर से शुद्ध करूंगी, और मैं जब तक इस गांव के हर एक इंसान का खून नहीं पीऊंगी, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। कालकूट में अब प्रलय आएगा। प्रलय। हा हा हा। हु। रोहित, तुम ठीक हो? बोलो। रोहित ने आंखें खोलीं, लेकिन उसकी आंखें अब इंस्पेक्टर दयाल से भी ज्यादा लाल थीं। उनमें एक क्रूर, वासनापूर्ण चमक थी। उसने माधवी को जोर से अमानवीय शक्ति के साथ पकड़ लिया। ताबीज मेरा है, यह मेरा बंधन है। तुम कितनी सुंदर हो मेरी ललिता। ये रोहित नहीं है, प्रेत ने इसे पकड़ लिया है। भागो माधवी। वृद्धा जसोदा तेज कांपती हुई गति से वहां पहुंची। रोहित, जो कि पूर्ण रूप से प्रेतग्रस्त हो चुका था, उसने ताबीज को क्रूरता से कुएं में फेंकने की कोशिश की। माधवी ने अंतिम जानलेवा शक्ति से उसे रोका और ताबीज छीन लिया। वृद्धा जसोदा, ये ताबीज क्या करेगा? ये मुझे मार डालेगा। इसे अपने खून से भिगोकर कुएं में फेंक दो। केवल वैद्य का प्रेम पात्र ही इसे शांत कर सकता है। ललिता को शांत करो। माधवी ने जल्दी से अपनी उंगली काटी और खून की कुछ बूंदें ताबीज पर डाली। तभी प्रेतग्रस्त रोहित ने एक भयानक अमानवीय चीख मारी और वासना से भरी आंखों के साथ माधवी पर झपटा। तुम मेरी हो। तुम मेरी नहीं हो सकती। मेरी पत्नी ने धोखा दिया था, तुम भी दोगी। माधवी ने अपनी आंखें बंद की और ताबीज को पूरे बल के साथ कुएं में फेंक दिया। जैसे ही ताबीज कुएं में गिरा, जमीन कांप उठी।
कुएं के अंदर से एक विशालकाय ललिता की परछाई बाहर निकली और हवा में एक चीख के साथ विलीन हो गई। रोहित बेसुध होकर जमीन पर गिर गया। अगली सुबह सूर्योदय के साथ रोहित होश में आया। प्रेत का प्रकोप समाप्त हो चुका था। इंस्पेक्टर दयाल भी धीरे धीरे सामान्य हो गए, लेकिन वृद्धा जसोदा ने अपनी झोपड़ी में जाने से पहले एक अंतिम भयानक रहस्य खोला। प्रेत चला गया पर उसका बीज छोड़ गया। प्रेत वासना से ग्रस्त था। उसे प्रेम और विश्वासघात की पीड़ा थी। किस बीज की बात कर रही है माई? साफ साफ बताइए। जब तुम प्रेतग्रस्त थे, तुमने माधवी को पकड़ा था, उसे छुआ था। वह अब शुद्ध नहीं रही। प्रेत ने उसे छू लिया है। वह अब ललिता की वासना से दूषित है। नहीं, ये क्या कह रही हैं आप? मेरी आत्मा शुद्ध है। समय आने पर पता चलेगा बेटी। याद रखना, प्रेत ने कहा था, तुम मेरी नहीं हो सकती। मेरी पत्नी ने धोखा दिया था। प्रेत ने तुम्हें इसलिए छुआ क्योंकि वह तुम्हें अपनी पत्नी का नया रूप बनाना चाहता है। वृद्धा जसोदा अपनी ही छाया की तरह अपनी झोपड़ी में चली गई। रोहित और माधवी एक दूसरे को डर और अनिश्चितता से भरी आंखों से देखते रह गए। असली डर अब शुरू हुआ था, इस भयानक अनिश्चितता के साथ कि अगली अमावस्या को कहीं माधवी की आंखें भी लाल न हो जाएं और वह कालकूट की नई प्रेत पत्नी न बन जाए।